हेलो एवरीवन। आपका आपके सबसे प्यारे चैनल केमिस्ट्री 101 पे स्वागत है। अन अकेडमी का जो लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म, अन अकेडमी जो इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, जो आपके लिए इतनी बेहतरीन एजुकेटर्स को लाया है साथ में, और आपके लिए इतनी गजब के क्वालिटी कंटेंट्स जिसको आप पढ़ करके ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होगा आपको, और डेफिनेटली आप अपने गोल में जो भी अचीव करना चाहोगे आप अचीव करोगे। तो अन अकेडमी के आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए और इसका पूरा का पूरा लाभ लीजिए। और आपको इसके जुड़ने के साथ, जब आप जुड़ते हैं इससे, तो आपको एक सारे सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग बेहतरीन टीचर्स मिलते हैं, और एक नहीं कई सारे टीचर्स मिलते हैं। तो आपको एक ज़बरदस्त लर्निंग एक्सपीरियंस होने वाला है बच्चों। आप इनसे जुड़िए। जो आप, ये एक मौका है जो आपको मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे जो जुड़ करके इसमें क्लासेस ले रहे हैं, उनको बहुत अचीवमेंट मिल रही है और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। तो आप भी जुड़िए, आपको भी बहुत आनंद मिलेगा। केमिस्ट्री ये 1-on-1 चैनल हमारा, जो हमारा अनअकैडमी का चैनल है, जिस पे हम बहुत सारे एजुकेटर्स, टॉप एजुकेटर्स इस पर काम कर रहे हैं, और आपके लिए दिन रात मेहनत करके आपके लिए ग्रेट कंटेंट्स ला रहे हैं। तो आप इसका एंजॉय कीजिए और अपने को अपडेट करके अपने आने वाले जो समय हैं उसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए। 2021 और 2022 के लिए जो भी एग्ज़ाम आपकी तैयारी कर रहे हैं, जेई के लिए या उसके लिए, नीट के लिए, तो आप बिल्कुल कमर कस के तैयार रहिए, हम आपके साथ हैं। मैं अभिषेक मिश्रा, मास्टर्स इन केमिस्ट्री, मेंटर टू हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ जेई और नीट। बहुत सारे बच्चे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बन करके देश की सेवा में लग गए हैं। अब आपकी बारी है। अब 2021 और 2022 के लिए बच्चों कमर कस करके लग जाओ। टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 15 ईयर्स का है, जो कि बच्चों के साथ लगातार रहा है। कोई और जॉब नहीं, कोई और काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पढ़ाना, आप लोगों को लगातार आप लोगों के साथ लगे रहना, और इसीलिए क्वालिटी कंटेंट और बढ़िया होता गया और बेटर होता गया। तो एक बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ आपके साथ हम लगे रहेंगे, और आपके एग्जाम के लास्ट तक आपका सहयोग करेंगे बच्चों। तो ज्वाइन करो, मुझसे जुड़ो और अन अकेडमी ज्वाइन करो। ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है बच्चों। फुल टाइम एजुकेटर हूँ, कंसेप्चुअल अप्रोच है रहता है मेरा, जो कि बच्चे बहुत पसंद करते हैं। मैं अभिषेक मिश्रा। देखिए, मेरा ये अन अकेडमी का जो वो है, इस तरह से दिखाई देता है। अन अकेडमी पे फॉलो कीजिए मुझे, आपको नोटिफिकेशंस मिलते जाएंगे। आप मुझे केमिस्ट्री 1-on-1 चैनल के यूट्यूब पर जाकर के उसके लास्ट वीडियो में जाके कमेंट बॉक्स में जो भी आपके डाउट्स हो आप लिख सकते हैं, और मैं सारे डाउट्स को डील करता हूं। आप इसको आप चेक करके देख लीजिएगा। लास्ट जो वीडियो होगा उसमें जाइएगा, वहां पर आप लिखिएगा डाउट्स, कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहां पर डाउट लिखिएगा, मैं जरूर जवाब दूंगा बच्चों, निश्चित रूप से। अगर आपको कोई सेशन चाहिए किसी टॉपिक पर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। लास्ट यूट्यूब वीडियो पर मैं उस टॉपिक पर जरूर जो है एक सेशन बनाऊंगा, और आप लोगों के लिए वो इंट्रोड्यूस करूंगा उसमें। तो आप जरूर जो है अपना जो भी टॉपिक आपको चाहिए कि हाँ सर मुझे ये टॉपिक पे कंफ्यूजन है, और तो मैं उन कई सारे टॉपिक को मिला करके एक वीडियो तैयार करूंगा और आपके लिए मैं डाल दूंगा। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है आपके लिए। मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए, और नोटिफिकेशंस आपको सारी वहाँ पे मिलेंगी, और नोटिफिकेशन मिलेंगी तो आप जो है मेरे स्पेशल फ्री क्लास कर सकते हैं अनअकैडमी पर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगा, केमिस्ट्री 1-on-1 की टेलीग्राम पर आ जाइए आप। टेलीग्राम पर, इसके टेलीग्राम से जुड़ करके आप जो है जुड़ जाइए, और टेलीग्राम पे जुड़ेंगे तो आपको टेलीग्राम पे मेरी सारी नोटिफिकेशन आती हैं, तो वहां पे जुड़ जाइए। बहुत अच्छे से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। और सब्सक्राइब कर लीजिए केमिस्ट्री 101 यूट्यूब को, और टेलीग्राम पे आ जाइए, सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे बच्चों। ठीक है। प्लस सब्सक्रिप्शन का क्या फायदा है? देखिए, प्लस सब्सक्रिप्शन बड़ी कंफ्यूजन है बच्चों के अंदर, मैं उसको थोड़ा दूर कर दूं। देखिए, एक है, हम लोग जो क्लास देते हैं वो यूट्यूब पे क्लासेस देते हैं। यूट्यूब पे जो केमिस्ट्री 1-on-1 क्लास है, वो अन अकेडमी का ही चैनल है जिसके थ्रू हम क्लासेस देते हैं। वो इसलिए देते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप देख सकिए कि किस तरह से हम लोग क्लासेस देते हैं। इसके बाद आता है हमारा अन अकेडमी का स्पेशल क्लासेस, जिसमें आप फ्री आकर के लेते हैं। तो इससे अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म को आपको समझने में आसानी होती है। आप अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आइए, जुड़िए, और उससे आपको जो है वहाँ पर आपको कंप्लीट जो है पता चल जाएगा कि किस तरह से हम लोग उस पर काम करते हैं। ठीक है। प्लस सब्सक्रिप्शन जब आप लेते हैं, जब प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें बहुत सारी चीजें आपको और मिल जाती हैं, बहुत सारी चीजें। एक तो आपको एक रेगुलर पैटर्न पे सारी चीजें मिलेंगी, सारा स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, पूरा का पूरा डिटेल सब चीज मिलेंगी, और हर चीज एक एक डेफिनेट वे में हम काम करेंगे वहां पर।
और उससे आप लोगों को क्या होगा, एक बेहतरीन तरीके से सारी चीजें मिलेंगी। वहां पर अपने आप क्वेश्चंस टीचर से पूछ सकते हैं, वहां पे आप क्वेश्चंस को आप अपने फोटो खींच करके आप उसको अपलोड कर सकते हैं और टीचर उसको उसी क्वेश्चन को, जो आपका क्वेश्चन होता है, तो यूट्यूब पे आप इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं, आप जो वहां पर आकर के जब प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहां पर आप फोटो खींच करके क्वेश्चन को अपलोड करते हैं। यही नहीं, आपको एक एक डेफिनेट पैटर्न में क्लासेस मिलती हैं और कई सारे टीचर्स मिल करके कुछ कुछ जो है कोर्स चलाते हैं। तो कुछ अच्छे टॉप टॉप टीचर्स मिल करके जो है कोर्स चलाते हैं, तो उस कोर्स में आप इनरोल करके, और फास्ट रिवीजन कोर्स होता है, फास्ट ट्रैक कोर्सेस होते हैं आपके पास, जो है खूब तेजी से खत्म करने के लिए कई सारे टीचर दिन रात मिल करके, दिन रात लग करके आपका कोर्स खूब तेजी से खत्म कराते हैं। तो ये सब फैसिलिटीज वहां मिलती है, तो आप कई बार रिवाइज कर लेते हो, तीनों का तीनों सब्जेक्ट कई बार रिवाइज कर लेते हो, और खूब लाइव टेस्ट होते हैं, खूब सारे क्विजेस होते हैं, तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार होते हो, पूरी ऑल ओवर इंडिया आपकी रैंकिंग आती है, तो आप और इनकरेज होते हो किस तरह से हम और अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पर इस ये फायदा होता है प्लस सब्सक्रिप्शन का। तो प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर के आप वहां पर जा सकते हैं, ये और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, आप जितना चाहो उतनी बार पढ़ो। टीचर्स से कई सारे टीचर्स आपके पास हैं, हर सब्जेक्ट के बहुत सारे टीचर्स हैं, तो आप हर टीचर के साथ इनरोल करके जो चाहिए वो पढ़ सकते हैं, जो चाहिए वो पूछ सकते हैं। ये फायदा है बच्चों प्लस सब्सक्रिप्शन का। बच्चों प्लस सब्सक्रिप्शन की जो फी स्ट्रक्चर है वो देख लीजिए, वो आपके 12 मंथ्स के लिए, बच्चों 12 मंथ्स के लिए है 34,650 रुपीज, सॉरी हाँ 34,650 रुपीज, ये आपका फी स्ट्रक्चर है बच्चों, ठीक है। और आपका 24 मंथ्स का है, जो क्लास 11th में बच्चे होंगे उनका 50,400 रुपीज है बच्चों। आप मेरा कोड यूज करिए AM001, AM001 मेरा कोड है बच्चों, और इस कोड के जरिए आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। देखिए 10% डिस्काउंट एक छोटा सा डिस्काउंट है, आपको मिलता है 10% डिस्काउंट, लेकिन बेटा मेरा 100%, ये तो बड़ा है ना, 100% बहुत बड़ा है, तो 100% आपको मेरी मेंटरशिप मिलती है, और लगातार आपके साथ में काम करने के लिए प्रतिबद्ध होता हूँ, और पूरी तरीके से जब भी आपको आवश्यकता पड़ती है आप मुझसे पूछिए, मुझसे जुड़िए, और हम टीचर्स मिल करके आपको सहयोग करेंगे। तो मेरा एक छोटा सा प्यारा सा कोड है बच्चों, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं या किसी को दिलवाते हैं, किसी को आप अगर इंकरेज करते हैं, जैसे मान लीजिए आप ले चुके हो या आपको नहीं लेने का कहीं कंडीशन है आपकी, तो आप किसी को इंकरेज कर सकते हैं, और क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के कोई बच्चे ले सकते हैं। सीबीएसई की सारी कोर्सेस हैं, नीट है, आईआईटी है, आप जो है सिविल सर्विसेज की कोई तैयारी आपके बड़े भाई बहन कर रहे हों, या फिर बैंकिंग की, एसएससी की, सीएसीएस की, जिसकी भी तैयारी कर रहे हूँ, हर चीज की यहाँ पे बेटा सॉल्यूशन मौजूद है। आप उनसे कहिएगा कि सर का कोड यूज कीजिए AM001, तो आप मुझे सपोर्ट करते हो इससे, और मैं आपके लिए हमेशा दिन रात लगा रहता हूँ बेटा। तो ये आपके लिए, आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप इसका यूज करें। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में बता दूं आपको, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन उन बच्चों के लिए है बच्चों जहां पर लगातार पेरेंट्स या भाई बहन कोई ऐसे न हो बड़े, जो कि लगातार उन पर वॉच कर सकें। जैसे मान लीजिए आपके घर में आपके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, तो वो अगर वो लगातार आपको डेली बेसिस पे आपके एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, या आपके टेस्ट के एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, आपको समझा कि आपका जो सब्जेक्ट है उसमें उतना उनका ज्ञान नहीं है कि आपको बता सकें, तो उसके लिए जरूरी है कि एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेकर के थोड़ा सा जो है प्लस सब्सक्रिप्शन होता है, उससे थोड़ी सी फीस ज्यादा होती है, लेकिन उससे इतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलता है कि आप विश्वास नहीं करोगे। देखिए, एक पर्सनल कोच और एक टेस्ट एनालाइजर होने की वजह से मैं आपको बताऊं, मेरा पर्सनल ये वो है ओपिनियन है कि अगर कोई आपके साथ आपकी एनालिसिस कर रहा है, आपके अप्रोच को देख रहा है लगातार, तो इससे बेटर कितना भी पेमेंट करके आप ये सब चीजें बहुत आसानी से नहीं पा सकते हो, क्योंकि इस पर जो है पूरी एनालिसिस के लिए एक एक्सपर्ट्स होने चाहिए। तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो आपको पर्सनल कोच की तरह आपको ट्रीट करेंगे, और पर्सनल कोच की तरह आपका एनालिसिस करेंगे, और आपसे लगातार स्टडी प्लान आपके बारे में बात करेंगे, और बाई वीकली रिव्यूज करेंगे, मतलब हफ्ते में 2 बार आपकी रिव्यूज करेंगे, और बताएंगे कि आपका किस तरफ अप्रोच जा रहा है, कहाँ कहाँ पे आपकी गलतियां हो रही हैं। तो इस सब के बारे में वो बताते हैं, और गलतियां बताएंगे और आपको समझाएंगे कि इस तरह से आप अप्रोच कीजिए। आपका ये पोर्शन तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक पोर्शन ऐसा है जिसपे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं और वो वीक है, और लगातार आप उसमें गलती कर रहे हैं, तो ये पूरी एनालिसिस आप खुद नहीं कर सकते हो, ठीक है। और ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि आप अपनी कमियों पे कम ध्यान देते हो, और जो आपका स्ट्रांग पोर्शन है उस पर ज्यादा मेहनत किए जाते हो, जबकि उसकी जरूरत नहीं होती। तो ये बताएंगे आपको कि कहाँ कहाँ आपकी कमी हो रही है, कहाँ न्यूमेरिकली आप वीक हो, कहाँ पे कॉन्सेप्चुअली वीक हो, ये सब आपको समझाएंगे।
तो ये सारा बेनिफिट है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का। और जो बच्चे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं वो फील कर रहे हैं कि डिफरेंस है उसमें, और आपको साथ में सारे प्लस के बेनिफिट मिलते हैं, वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे साथ में। ठीक है बच्चों, देखिए ये इसका आइकॉनिक का जो फी स्ट्रक्चर है वो 58,500 रुपीज है बच्चों 12 मंथ्स के लिए। अभी आप 6 मंथ्स के लिए भी ले सकते हैं 34,200 रुपीज 6 मंथ्स के लिए। 24 मंथ्स के लिए 90,000 रुपीज है। अभी ये बहुत कम था, लेकिन बहुत जल्दी ही ये फीस बढ़ गया है, आगे बढ़ जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है कि बढ़े यही फीस रहे, बढ़ भी सकता है। ठीक है बच्चों, और AM001 आप कोड यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 10% का डिस्काउंट बच्चों, बहुत शानदार डिस्काउंट है। और आपको मेरा 100% AM001 कोड यूज कीजिए और 10% डिस्काउंट पाइए बच्चों, और मेरा पूरा सहयोग 100% तक पाइए आप। ठीक है बच्चों, ये है। और प्लस आइकॉनिक, जैसा मैंने बताया कि सारे के सारे बेनिफिट्स आपको प्लस के मिलते ही हैं आइकॉनिक में, और एक्सपर्ट गाइडलाइंस, पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट गाइडलाइन, टेस्ट एनालिसिस, ये सब भी मिलता है। ठीक है, और आपको मॉक टेस्ट, क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड बैच कोर्सेज, बैच मिल जाते हैं इसमें। और एग्जाम के जैसे एग्जाम आने वाला है तो आपको ऐसे बैचेस मिलेंगे जहां पे तेजी से खत्म होने वाला है। ये नहीं कि अपना उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर 1 साल के लिए ले लेंगे तो 1 साल में पूरा खत्म होगा क्या। ऐसा नहीं है बच्चे, 1 साल में लेंगे तो जैसे एग्जाम आने वाला है, एग्जाम मान लीजिए 7 महीने पे एग्जाम आने वाला है, 8वें महीने पे एग्जाम है, तो उसी हिसाब से एग्जाम में वो टीचर्स मिलकर के कोर्स को खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये वजह नहीं है कि आप अगर आप 1 साल के लिए ले रहे हैं तो एग्जाम आने वाला है 1 साल, तो आपको एग्जाम 1 साल तक वो पूरी कोर्स चलेगी, ऐसा नहीं है। बहुत आपके एग्जाम के हिसाब से वो चीजें चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एक बहुत शानदार टॉपिक है, और इसके बारे में हम डिस्कशन जो है स्टार्ट करेंगे आज। देखिए, इक्विलिब्रियम तो आप देखेंगे, इक्विलिब्रियम आपको हर जगह दिखाई दे सकता है। कोई चीज आपके टेबल पे रखी हुई है तो वो भी एक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, उसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे हमारी ये टेबल है और इस पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, तो ये ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक पर नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है और mg नीचे लग रहा है, ये आप जानते हैं। तो ठीक है ना, तो ये एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है बच्चे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। ठीक, लेकिन जो हमारा केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री में जो हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है बच्चे, वो अलग काइंड का होता है। इसमें डिफरेंस समझिए क्या होता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जो हमारा ब्लॉक का मास है, ये हमारा ब्लॉक है, इसका मास टेबल में नहीं जा रहा है, और ये टेबल है, और टेबल का मास ब्लॉक में नहीं जा रहा है, यानी ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। जबकि अगर ए और बी में कोई इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है तो ए का मास बी में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मास बी में कन्वर्ट हो रहा है, और बी का मास ए में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, कंसंट्रेशन आप कर सकते हैं, मास की अगर आप क्या करिए, आप मोल पर लीटर कर लेंगे तो वो आपका कंसंट्रेशन हो जाएगा। सॉरी बच्चों, तो मास, इसका मास उसमें कन्वर्ट होता रहता है। तो एक केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये स्टैटिक नहीं है, ये रुका हुआ नहीं है, ये डायनेमिकली चेंज होता रहता है। ठीक है बच्चे, और जैसे जैसे देखिए होता क्या है, जब आप कोई रिएक्शन शुरू करते हैं, ठीक है, जैसे कोई आपने रिएक्शन शुरू किया, सपोज आपने रिएक्टेंट लिया, ठीक है, तो रिएक्टेंट जब लेते हैं, रिएक्टेंट्स लेते हैं और इससे प्रोडक्ट्स बनता है, तो बिगिनिंग में क्या होता है और बाद में क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, ये हम चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, तो रिएक्टेंट्स आपने लिया, तो जब रिएक्शन शुरू हुआ तो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट थे, प्रोडक्ट जीरो था। ठीक है, तो अगर मैं कहूं स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया तो हमारा जो रिएक्शन था वो सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट हुआ, और जैसे प्रोडक्ट थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ तब बैकवर्ड रिएक्शन भी शुरू हुआ। ठीक है, और टी इक्विलिब्रियम पर जब आए हम, तो रिएक्टेंट, जब हम टाइम जो है इक्विलिब्रियम पर पहुंच गया बच्चों, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, और हम तब एरो को बराबर दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे हमने बराबर दिखा दिया। तो यहां पर देखिए, जब स्टार्ट हुआ, मैं एक ग्राफ से आपको समझाऊंगा, ठीक है, जब स्टार्ट हुआ
तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हाईएस्ट था। मान लीजिए यहां पर हमने अगर कंसंट्रेशन रखा, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो था वो हाईएस्ट पे था, वो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हाईएस्ट पे था, और प्रोडक्ट तो जीरो रहा होगा, प्रोडक्ट, क्योंकि T इज इक्वल टू जीरो पर प्रोडक्ट क्या था, जीरो था। ठीक है बच्चों, जब रिएक्टेंट थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगा तो कंसंट्रेशन कम होने लगा रिएक्टेंट का, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा। ठीक है बच्चे, एक टाइम ऐसा आया, इक्विलिब्रियम पर होता क्या है ये समझेंगे। एक टाइम ऐसा आता है इक्विलिब्रियम पर कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है बच्चे, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है। तो यहां पे लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ द reactant and product become constant। मतलब टाइम के साथ इसका कंसंट्रेशन नहीं बदलता। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन नहीं बदलने का मतलब कि रिएक्शन रुक नहीं गया है, रिएक्शन इज नॉट स्टॉप्ड। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने की है कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट का मतलब रिएक्शन रुक नहीं गया है, रिएक्शन हो रहा है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा है, लेकिन रेट दोनों का सेम हो गया है। इसलिए हमें लगता है कि कांस्टेंट हो गया है उनका कंसंट्रेशन। क्योंकि सोचो, जैसे ही रिएक्टेंट का कुछ मॉलिक्यूल बदला प्रोडक्ट में, उतने ही रेट से प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल रिएक्टेंट बदल गया। तो मतलब कि जितने रिएक्टेंट एक टाइम पर आपने देखा, उतने ही रिएक्टेंट आपके किसी भी टाइम पर हैं। किसी टाइम पर आपने प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन मेजर किया, बाद में भी प्रोडक्ट का मेजरमेंट वही आता है, कंसंट्रेशन का मेजरमेंट वही आता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि किसी टाइम के आने के बाद concentration of the reactants and products become constant, इक्वल हो सकता है, इक्वल हो सकता है। यही बात बताऊंगा आपको, देखिएगा, समझिएगा। ये एक मैं ग्राफ आपके लिए बनाया हूं, ये एक ग्राफ आपके लिए बनाया। ठीक है, देखिए, एक टाइम आने के बाद प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन यहां पर मैच कर गया। अगर मैं यहां पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन दिखाऊं तो यहाँ पे टी इक्विलिब्रियम कहूंगा मैं, यहाँ पे टाइम दूंगा, टाइम, तो यहाँ पे टी इक्विलिब्रियम मैं कहूंगा। ठीक है बच्चे, और ये प्रोडक्ट है। आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन कम हो रहा है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो ये बात बहुत समझने वाली है, समझो, यहां पे आके मैच कर गया। ठीक है ना, तो जरा एक चीज और मैं समझाऊंगा। देखो यहाँ पे एक ग्राफ, मैं यहाँ पे कुछ चीजें ग्राफ से ही समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मान लो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हुआ और कांस्टेंट हो गया, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा और कांस्टेंट हो गया, तो ये ग्राफ भी कुछ बताता है हमको, हमें ये ग्राफ भी कुछ बताता है। ठीक है, ये हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और ये हमारा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहां पे आने के बाद एक टाइम, ये टी इक्विलिब्रियम है जब हमारा कांस्टेंट हो गया, क्या, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया। ठीक है बच्चों, एक ग्राफ और देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटते 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 बहुत घट करके यहां पे कांस्टेंट हो गया, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ते 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 यहां पे कांस्टेंट। ठीक है, यहां पे हम टी इक्विलिब्रियम की गणना कर लेते हैं, टी इक्विलिब्रियम हम यहां बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये है हमारा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, और यहां पर है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो समझिएगा बच्चों, समझिएगा, समझते हैं, खूब प्यार से समझते हैं इसको। रिएक्टेंट, ठीक, आई थिंक बात आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पे रिएक्टेंट था, यहाँ पे प्रोडक्ट था, यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है। अब आप समझिए, इसको एनालिसिस करेंगे। और एक जो मैंने पीछे बनाया था उसको भी मैं यहीं पर बना देता हूं, जो मैच कर गए थे। ठीक,
यानी यहां पर ये टी इक्विलिब्रियम और ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ये तीन ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीन ग्राफ। आप समझिए, आप इसको समझिए। देखिए, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इस पहले वाले ग्राफ की तरह हम समझें, तो ये जो है बहुत मुश्किल से होने वाला रिएक्शन है। समझिएगा इसको, थोड़ा ही रिएक्टेंट बदलता है, प्रोडक्ट का थोड़ा सा कंसंट्रेशन होता है, बनता है, तब तक वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। जैसे ही थोड़ा रिएक्शन हुआ, थोड़ा सा प्रोडक्ट बदला, रिएक्शन क्या किया, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया। स्टॉप नहीं हुआ, रिएक्शन स्टॉप नहीं बोलते, ठीक है ना बच्चों, रिएक्शन रुका नहीं, यहां पे कभी भी रिएक्शन रुक नहीं रहा है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जा रहा है। इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों ही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं और सेम रेट से हो रहे हैं, सेम रेट से हो रहे हैं, ठीक है, ये समझिएगा बात से। अगर एक मोल कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में इक्विलिब्रियम पर, तो प्रोडक्ट का भी एक मोल रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी उस पर्टिकुलर टाइम पर क्या है, दोनों का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। पहला जो कंडीशन है वो जो है बच्चे, ऐसे रिएक्शन के बारे में बता रहा है जो मुश्किल से हो पाते हैं या जो हार्डली प्रोसीड करते हैं। तो हार्डली प्रोसीड, ये रिएक्शन हार्डली प्रोसीड करते हैं, ठीक है ना। होते हैं जो दूसरा वाला आप देख रहे हैं, ये सेकेंड वाला बच्चे, ये एक्सीलेंटली प्रोसीड करते हैं, ये एक्सीलेंटली प्रोसीड, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा लगभग देखिए, पूरा का पूरा रिएक्टेंट जो है कम होकर के एकदम नीचे आ गया है ना, और प्रोडक्ट एकदम बढ़ गया है, यानी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बन जाएगा तब आके ये इक्विलिब्रियम पर आएंगे, ऐसे रिएक्शंस हैं। और यहाँ पे जो थर्ड कंडीशन हम देख रहे हैं बच्चों, थर्ड कंडीशन जो मैंने यहाँ पे कंसंट्रेशन और टाइम बनाया, तो यहाँ पे ये सफिशिएंटली प्रोसीड करते हैं, सफिशिएंटली प्रोसीड करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये तीन चीजें हमने बहुत इंपॉर्टेंटली समझा कि इक्विलिब्रियम के लिए तीनों ग्राफ जो है ये पॉसिबल है, इक्विलिब्रियम के लिए तीनों ग्राफ पॉसिबल है। अब ये बात ये समझना चाहिए कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में आपको कोई रिएक्शन दे रहा है, तो उस रिएक्शन को देख करके या उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है, तब आप इसका समझ सकते हैं क्या। इसके लिए जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हम समझते हैं, के इक्विलिब्रियम, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो बहुत ज्यादा है, के की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है, 10⁵, 10⁻10 ऐसे है, इस ऑर्डर में, तो रिएक्शन एक्सीलेंटली प्रोसीड कर रहा है, ठीक है। अगर वो 10⁻3 के आसपास है, 10⁻2, 10⁻3 के आसपास है या 10⁻1 के आसपास है, तो सफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर वो 10⁻2, -3 ऐसे है, इस ऑर्डर में है, तो वो हार्डली प्रोसीड कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में और डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो ये तो बेसिक फंडामेंटल था, ये मैंने आपको दिया कि किस तरह से हम समझेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक जनरल आइडिया हमें लग गया, ठीक है बच्चों। जनरल आइडिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में जो दुनिया भर की चीज पढ़ेंगे ही हम लोग, लेकिन एक जनरल आइडिया हमें लग गया कि इक्विलिब्रियम में हम क्या करने वाले हैं, करने क्या जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए तो आगे चलते हैं इसके आगे। तो कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनके बारे में, कुछ टर्म के बारे में पढ़ेंगे जो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे होमोजीनियस रिएक्शन क्या होता है, हेट्रोजीनियस रिएक्शन क्या होता है। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस रिएक्शन के बारे में समझते हैं। होमोजीनियस रिएक्शन और हेट्रोजीनियस रिएक्शन, ठीक। होमोजीनियस रिएक्शन बच्चे होता है जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो फेज है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फेज इज सेम। जैसे N2 + 3H2 gives 2NH3, ये तीनों का तीनों क्या है, गैसेस है। तो ये क्या है, एक ही फेज में है, तो ये होमोजीनियस रिएक्शन हुआ, ठीक है बच्चे। और अगर हम बात करें, ऐसे की बात करें, जैसे मान लीजिए KClO4 gives KCl + 2, ये समझिए ऐसा हो गया। तो यहां पे ये सॉलिड है, ये सॉलिड है और ये गैस है, ये गैस है।
तो ये क्या है, हेट्रोजीनस, क्योंकि यहाँ पे फेज, यहाँ पे क्या है, सॉलिड फेज है, यहाँ पे सॉलिड है ये, और ये गैस है। तो जब फेज बदल जाए बच्चों, तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा हेट्रोजीनियस रिएक्शन कहलाता है। छोटी सी बात है, ओके बच्चे। चलिए, कुछ रिएक्शन जो होते हैं बच्चे, जैसे मान लीजिए रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, जो उल्टा ना आ पाए, ठीक है, जो इक्विलिब्रियम पर ना आ पाए, है ना, उल्टा आएगा मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बने, तभी तो उसको आप रिवर्सिबल कह सकते हो। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बनाए, सिर्फ यूनिडायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। यानी वो वापस, अगर आपने क्या किया, कोयले को जला दिया, अगर आपने वुड जला दिया, लकड़ी जला दिया, ठीक है, कोई पेपर जला दिया, तो वापस से पेपर नहीं बना सकते हो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है बच्चे। और दूसरा चीज होता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूं मैं। देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो है जिसमें रिएक्शन के दौरान हीट इवॉल्व होती है, निकलती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है, निकलती है हीट। और जहां पे डेल्टा एच जो होता है, यानी एच फाइनल माइनस एच इनिशियल। अब आप सोचिए, अगर कुछ हीट निकल गई तो फाइनल कम हो जाएगा ना, तो निगेटिव आएगा वैल्यू, फाइनल कम हो गया, इनिशियल पहले ज्यादा था। तो डेल्टा एच जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। और इसके लिए जब हम क्या करते हैं, ग्राफ, इसके लिए हम एक ग्राफ देखते हैं, तो रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करते हैं तो इनका जो है यहाँ पर नीचे आता है प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए इधर क्या है, अगर हम इधर एनर्जी को लिखें और इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन की बात करें, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन की बात करें, और इधर रिएक्टेंट है, इधर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, तो देखिए जो गैप, देखिए यहाँ पे क्या है, एनर्जी इतना निकल गया, तो यही डेल्टा एच है, ठीक है, तो इतना नीचे आ गया। यही एंडोथर्मिक रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात जब करेंगे बच्चों, तब क्या होता है, देखिए ये जो एक चीज मैं बता दूं, इसमें यहां से यहां तक जो रिएक्टेंट के ऊपर, रिएक्टेंट के ऊपर जो यहां तक हम एनर्जी देखते हैं, ये यही हमारा होता है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी होता है बच्चे, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी हम बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे इसमें देखिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन में देखते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या बच्चे, हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट खा लेता है रिएक्शन, ठीक है ना। डेल्टा जब हीट ले लेगा तो एच फाइनल बढ़ जाएगा, एच फाइनल बढ़ जाएगा एच इनिशियल से, जितना आपने इनिशियल लिया था हीट उसने और एब्जॉर्ब कर लिया है, तो फाइनल हीट बढ़ जाएगा, तो डेल्टा एच आएगा बच्चे पॉजिटिव। और इसको ग्राफ से अगर देखें ऐसे, तो देखो समझो, यहां से हमारा रिएक्टेंट का एनर्जी है और प्रोडक्ट एनर्जी ज्यादा होगा, तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, रिएक्टेंट से ऊपर जितनी एनर्जी जाती है, यही हमारी क्या होती है, ई एक्टिवेशन, ई एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग ई एक्टिवेशन कहते हैं। तो छोटी सी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है बच्चे और एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी था। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में, जैसे हमने काम कर रहे हैं। तो एक टर्म होता है बेटा एक्टिव मास, एक्टिव मास अक्सर ये खूब यूज होता है, एक्टिव मास। एक्टिव मास कुछ और बात नहीं है, ये है बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स इन मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर क्या होता है, मोलैरिटी होती है, आप जान ही रहे हो, तो मोल पर लीटर होता है, ठीक है ना। और इसको हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो एक्टिव मास बच्चे क्या होता है, एक्टिव मास इज इक्वल टू जो आपके गिवन मोल्स हैं अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक। और इसको आप क्या कर सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये आप कह सकते हैं। और इसको जब भी हम दिखाते हैं तो ऐसे ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते हैं, ठीक है। ये रिएक्टेंट का हो गया और ये प्रोडक्ट का हो गया, इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो समझना था आपको। अब आता है बच्चे एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे
लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन या लॉ ऑफ मास एक्शन कह सकते हैं, या लॉ ऑफ एक्टिव मास, लॉ ऑफ एक्टिव मास या लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, इसका एक लॉ होता है, वो समझिए, बहुत ही आसान। क्या लॉ कहता है, अब ये बताओ, जब तुम कोई काम करना शुरू करने जा रहे हो, है ना, कोई भी काम करने आप शुरू जाते हैं, तो जितना आपके पास पूंजी होती है, जितने आपके पास कोई स्टार्ट करने के लिए जितना आपके पास क्या होता है, बैकअप होता है, आप उतने क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं और उतने तेजी से काम को स्टार्ट करना चाहते हैं। पूंजी कम होगी आपके पास क्या है, अगर आपके पास कोई बिजनेस करने जा रहे हो और पैसे कम है, तो उतना तेजी से बिजनेस शुरू नहीं कर पाओगे, है ना। कम पैसे होंगे तो धीरे धीरे शुरू करोगे, धीरे धीरे करते 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 जब पैसा ज्यादा बढ़ जाएगा, जब आपके पास अमाउंट बढ़ जाएगा, तब फिर आपको बड़े स्केल पे काम करोगे। तो वैसे सिंपल सी बात है, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है जो बच्चे, ठीक है, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यही लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है। अब छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है, उसको जरा ध्यान से सुनना, तो बात क्लियर हो जाएगी, समझोगे। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन पहले समझ लें, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर ही क्यों डिपेंड करती है, क्यों नहीं प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, ये भी बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझोगे, और पेशेंट के साथ, एक पेशेंस के साथ, पेशेंट मैंने बोल दिया, देखो अगर आप डॉक्टर बनने जा रहे हो तो आपको पेशेंट के साथ डील करना है, पेशेंट आपके सामने रहेगा, तो यू नीड टू बी हैव मच पेशेंस विद द पेशेंट। आपको पेशेंट देखने के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है, तो पढ़ने के लिए भी पेशेंस जरूरी है। एक इंजीनियर को कोई चीज बनाना है, कोई चीज बना रहा है, कोई चीज आविष्कार कर रहा है, कोई चीज इन्वेंट कर रहा है, बहुत सारे काम कर रहे हैं, कोई पुल बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो बहुत पेशेंस के साथ समझना पड़ता है, अदरवाइज वो बहुत ज्यादा लोगों के खतरे में जान को डाल सकता है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजीनियर के हाथ में, लोग कहते हैं कि भाई इंजीनियरिंग की जो तैयारी कर रहे हैं वो, पता है, इनडायरेक्टली ज्यादा खतरा है आपके लिए अगर अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हैं तो। एक डॉक्टर के हाथ में एक कोई पर्सन आया, कोई बॉडी आई, और आप उसके साथ जो है आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या फिर जो भी आप जो है ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो अगर आप ठीक से नहीं पढ़े होंगे तो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे वहां पर, और कुछ गलती हो जाएगी तो वो पर्सन मर सकता है या कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर एक इंजीनियर एक्सपेरिमेंट कर दिया, एक हवाई जहाज बना दिया, या कुछ चीज कर दिया, या कोई ब्रिज बना दिया, और कुछ प्रॉब्लम हो गई तो गया, फिर एक साथ बहुत सारे जान जाएंगे। तो दोनों को बहुत पेशेंस की जरूरत है बेटा, पेशेंस नहीं होगा तो कुछ बनने वाले नहीं हो तुम लोग। अगर पेशेंस है तो बढ़िया डॉक्टर और बढ़िया इंजीनियर बन के निकलोगे, और बहुत अच्छा सेवा करोगे देश की, और खुद भी बहुत कमाओगे, है ना। तो यही बात होती है बच्चे, आप देश को देते हैं, देश आपको देता है, दोनों ही एक दूसरे से म्यूचुअली बेनिफिटेड होते हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं भी कहता हूं कि मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं, सिखा रहा हूं, तो आप भी मुझे रिटर्न में क्या क्या देंगे, क्या दे सकते हो, मेरा कोड यूज करोगे सब्सक्रिप्शन यूज करते समय, AM001, A फॉर अभिषेक, M फॉर मिश्रा, 001 मेरा कोड यूज करोगे और लोगों को करवाओगे। अगर खुद नहीं यूज कर सकते हो तो किसी को इंकरेज कर दो, एक बंदे को करा दे, तो मुझे आपने गुरु दक्षिणा दे दिया। ठीक है, तो एक्टिव मास, जैसे हमने सीखा कि एक्टिव मास क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो और ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन या लॉ ऑफ एक्टिव मास क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। कैसे, देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि जितना आपके पास पूंजी होगी, जितना आपके पास पैसा होगा, उसी हिसाब से आप क्या करेंगे, अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। ओके, नहीं है, कम है तो स्लो करेंगे। अब देखिए, जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए बच्चों, एक मान लीजिए रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो रेट ऑफ इसके जो है कंसंट्रेशन के घटने की दर, मतलब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के घटने का रेट, वही रेट ऑफ रिएक्शन होगा भाई। जिस रेट से वो कम हो रहा है वही रेट ऑफ रिएक्शन है। या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के बढ़ने का रेट, किस रेट से प्रोडक्ट बढ़ रहा है, ये दोनों ही बातें एक ही चीज कहती हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बताती है भाई। ऐसा तो हो नहीं सकता कि रिएक्टेंट जिस रेट से घट रहा हो उससे ज्यादा रेट से प्रोडक्ट बन रहा हो, या उससे कम रेट से। मान लो तुम लोग क्रिकेट खेल रहे हो और तुम क्या कर रहे हो, 1 घंटे में तुमने क्या करना है, 100 रन बना दिए, तो पूरा नेट स्कोर भी तो 100 बढ़ा, है ना।
ऐसा तो नहीं दिया, आपने क्या किया, आप दोनों प्लेयर मिल करके 1 घंटे में 100 रन बना रहे हो और स्कोर बोर्ड पर 90 रन दिखा रहा है एक्स्ट्रा। ऐसा तो नहीं हो सकता, या 120 रन दिखा दिया एक्स्ट्रा, तो ऐसा नहीं हो सकता। जिस रेट से आप काम कर रहे हैं, जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो वही रेट ऑफ रिएक्शन होगा, या जिस कह सकते हो जिस रेट से प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन, समझना बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। अब रिएक्टेंट घटता है तो डेल्टा क्या हो जाएगा, बोलो बोलो जल्दी बोलो, डेल्टा क्या होगा, माइनस में दिखाओगे ना, तो ये माइनस साइन क्या दिखाता है, दिखाता है कि जब देखो डेल्टा माइनस में आएगा तो माइनस, कोई रेट माइनस में नहीं होता ना। अगर तुम डेल्टा आर लिखते हो तो समझो बात को, अगर तुम डेल्टा आर लिखते हो, डेल्टा आर, तो डेल्टा आर का मतलब रिएक्टेंट फाइनल वाला, और ये मैं कंसंट्रेशन लिख दे रहा हूं ऐसे, कंसंट्रेशन, जिससे कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, ये हो गया। तो ये जो है बच्चे निगेटिव आएगा, क्योंकि रेट, आप बताओ, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन फाइनली कम हो गया है, इनिशियली ज्यादा था, है ना। तो ये हो गया बच्चे निगेटिव। और किसी भी चीज का रेट निगेटिव नहीं हो सकता, तो रेट अगर निगेटिव नहीं हो सकता बच्चों, तो क्या होगा, तो हमें पहले से ही यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, जिससे कि हमारा रेट क्या आ जाए, प्लस में आए, है ना। तो माइनस साइन इंडिकेट करता है कि रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्टेंट का रेट घट रहा था, इसलिए हमने माइनस साइन पहले से लगा दिया। और बच्चों यही इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, और यहां पे हमको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या आएगा, बोलो। प्रोडक्ट, अगर डेल्टा पी की बात करेंगे तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल क्या आएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आएगा बताओ, पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। और इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन नहीं लगाएंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन लेकिन दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। बड़ी शानदार बात है, छोटी सी प्यारी सी बात है, और समझ में आ जाती है। समझ में आएगी तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखना यस सर, बिल्कुल ठीक है ना, तुरंत लिखना सर समझ में आया, यस सर, थम्स अप देना, मुझे थम्स अप देना, मैं देखूंगा सारा। रेट ऑफ रिएक्शन ये हो गया हमारा, ठीक है ना। अब एक बात और एक बहुत अच्छी बात समझो, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है ना बच्चों, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, आगे की ओर बढ़ने वाला रिएक्शन। और जब हमारा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है ना बच्चों, तब बोलते हैं हम उसको बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, ओके। अब एक चीज देखना, ध्यान से समझना। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन, हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन वो किसी फॉरवर्ड बैकवर्ड की बात नहीं करता। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, रेज टू द पावर सम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट व्हिच इज इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द एक्चुअल स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्टेंट। इसको भी मैं और डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, धैर्य से समझिएगा। रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे लॉ ऑफ मास एक्शन जो मैं यहाँ पे लिखा हूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, और यहां पर ब्रैकेट में करके यहां पर पावर में क्या लिख रहा हूं, एन लिख रहा हूं। एन क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। एन क्या है बच्चे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो अभी क्लियर हो जाएगा, उसमें घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं बाद में लिखता हूं, इसको पहले नहीं बताता हूं, लेकिन चलिए बता दे रहा हूं। और अभी हम इसको बात करेंगे। एक्स जो हमारा क्या है, वो बेटा क्या है, वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ओके। चलिए अभी हम आगे बात करेंगे। अगर ये 1 है, जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट यहाँ पे 1 है, अगर 1 है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, तो यहाँ पे हम क्या मान ले रहे हैं, अभी 1 मान ले रहे हैं। अगर यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 1 मान लिया तो कुछ यहाँ पे कुछ लिखोगे ही नहीं, है ना। तो इसलिए अब रेट ऑफ रिएक्शन बच्चे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होता है तो रिएक्टेंट ही क्या है, रिएक्टेंट है। और जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा होता है तो एक्चुअली प्रोडक्ट अब क्या बन गया, अब वो रिएक्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और है ना, उधर जा रहा है। तो अगर उसके साइड में तुम आके बैठ जाओ, प्रोडक्ट के साइड में आके बैठ जाओ, तो तुमको क्या लगेगा कि वही रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट बन रहा है। और तुम रिएक्टेंट के साइड में आके बैठ जाओ तो वही रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट बन रहा है। तो तुम जिस साइड में रहोगे बच्चा ना, जिस साइड से सोचोगे, जिस साइड से देखोगे, वही रिएक्टेंट है। इसलिए दो बातें नहीं कही गई, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए दो बातें नहीं कही गई, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन बेटा
कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी हो सकता है। जब हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के बारे में सोचते हैं तो कहने के लिए प्रोडक्ट है, लेकिन वो बन रहा है ना उसको, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में बात करो तो जो जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं। अब वहां से अगर सोचोगे उसकी तरफ बैठ जाओगे तो वही फॉरवर्ड हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना इज ए फॉरवर्ड रिएक्शन, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाने को बैकवर्ड कह रहे हो बैकवर्ड। लेकिन अगर रेट की बात करोगे तो उस समय रिएक्टेंट वही है, प्रोडक्ट ही खुद क्या है, रिएक्टेंट है, तब बदल रहा है इसमें। ये छोटी सी बात थी, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए जैसे देखिए मान लीजिए एक ए है, ए से बी बन रहा है, ठीक है। मैं एक 20 सेकंड आपको जो है टाइम दे रहा हूं, 20 सेकंड, 20 सेकंड ओनली। जी, और सुपर से हाँ तो सेवर बात है, समथिंग सेवर। हाँ सॉरी बच्चों, सॉरी। हाँ तो यहाँ पे हम आ गए थे। अगर देखिए यहाँ पर अगर ए से बी बन रहा है, सपोज कीजिए यहाँ पर ए से बी बन रहा है और बी से ए भी बन रहा होगा, समझ रहे हो। तो अगर हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो इसको प्रोपोर्शनलिटी आप क्या कहोगे, प्रोपोर्शनल टू कहोगे, क्या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए कहोगे, है ना, ए कहोगे, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे स्मॉल ए लिख दें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे आप स्मॉल ए लगाओगे, और यहाँ पे स्मॉल बी लिख दें तो अभी आगे हम काम करेंगे, ठीक है ना। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और इम्प्लाइज दैट अगर हम इसको ओपन कर दें, आर फॉरवर्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट लगा दें के फॉरवर्ड,
और यहाँ पर a के पावर 8 दे, तो ये बात चलेगी। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। इक्वेशन नंबर 1 मान के इसको छोड़ देते हैं। अब जब हम b से a बनाएंगे तो वहां पर हम r बैकवर्ड कहेंगे, यानी बैकवर्ड रिएक्शन। और आप जानते हो r, ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि जो भी रेट होगा वो उसके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा और उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा दोगे आप। तो यहाँ पर b है ना, और उसके पावर b लगा दोगे। ठीक है बच्चे, इंप्लाइज दैट इसके पावर b लगा दीजिए, r बैकवर्ड इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा, k बैकवर्ड यानी कांस्टेंट बैकवर्ड कंसंट्रेशन ऑफ b के पावर b। हमारा ये हो गया। इतनी बात क्लियर है बच्चों, पक्का एकदम परफेक्ट। चलिए अच्छी बात। अब देखिए एट इक्विलिब्रियम, अगर समझ में आ रहा है तो थम्स अप देना, समझ में आ रहा है तो थम्स अप देना। ठीक है ना सब लोग, ठीक है ना, यहां तक पूरा पक्का क्लियर है। इक्विलिब्रियम पर क्या होगा जी बताओ, इक्विलिब्रियम पर क्या होगा बच्चे? इक्विलिब्रियम पर अभी हमने सिखाया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है। ठीक है ना, कंसंट्रेशन बराबर होता है क्या? कंसंट्रेशन बराबर हो सकता है, मे बी इक्वल। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई ज्यादा कोई कम हो सकता है। तीनों ग्राफ मैं आपको यहां पर बता चुका हूं, तीनों ग्राफ मैं यहां पर आपको समझा चुका हूं। देखिए ये 3 ग्राफ बताया था। यहां पे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस वाले में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज लेसर देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बच्चों इतनी बेहतरीन चीज है ना, माइलस्टोन चीज है, इसको नोट करना और क्वेश्चन फोड़ देना बच्चों एकदम। केमिकल इक्विलिब्रियम फोड़ देना तुम लोग एकदम, ये समझ लो ध्यान से। बहुत छोटी छोटी बातें हैं और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप वहां पे गलती करके आ जाते हो, इसलिए ध्यान देना, इसको समझना, बहुत शानदार चीज है। ठीक है ना, तो इसी के बेसिस पर हमने क्या किया, आपको समझाया कि भाई बराबर हो भी सकता है, नहीं भी सकता कंसंट्रेशन, लेकिन रेट हमेशा बराबर होगा। क्या बराबर होगा जी, रेट हमेशा बराबर होगा। किस चीज का रेट, फॉरवर्ड रिएक्शन का और बैकवर्ड रिएक्शन का। फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट हमेशा ऑलवेज इक्वल एट इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ऑलवेज। यानी अगर ग्राफ खींचेंगे ना तो सिर्फ कौन सी वाली ग्राफ, रेट वाली ग्राफ सिर्फ यही होगी, बाकी दोनों ग्राफ को छोड़ देना। अगर यहाँ पे रेट लिखते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन या टाइम जो भी लिखते हैं, ठीक है, टाइम लिखो, कंसंट्रेशन या टाइम लिखो, तो क्या होगा बच्चे, यही होगा। इसके अलावा जो 2 ग्राफे हैं ना वो ग्राफ नहीं होंगे रेट के लिए, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। रेट के लिए सिर्फ यही ग्राफ, कंसंट्रेशन के लिए वो तीनों ग्राफ जो मैंने पीछे बताया था। तो समझ में आ रही बात, थम्स अप देना अगर समझ में आई बात। रेट के लिए सिर्फ यही ग्राफ देना बच्चे, सिर्फ यही एक ग्राफ, और रेट के लिए कोई दूसरा ग्राफ नहीं होगा। इक्विलिब्रियम पर यही होगा, और ये टाइम पर ये क्या है, टी इक्विलिब्रियम यहाँ पर दिख दिया है ना बच्चे। केमिकल काइनेटिक्स में रेट वगैरह पढ़ाता हूं मैं, लेकिन यहीं पर आपको बता दिया रेट के बारे में। ठीक है बच्चों, ये प्रोडक्ट है, ये क्या है, ये आपका जो देखिए रिएक्टेंट का जो ये जो रेट है आर फॉरवर्ड है और ये आर बैकवर्ड है, क्योंकि प्रोडक्ट पहले क्या होगा, पहले स्टार्टिंग में प्रोडक्ट 0 रहा होगा, यानी रेट भी जो है एकदम बिल्कुल 0 थी। जैसे जैसे प्रोडक्ट बना वैसे वैसे रेट भी बढ़ता गया। तो आर बैकवर्ड और आर फॉरवर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया। और रिएक्टेंट पहले से क्या था, ज्यादा था, आपने पूंजी लिया था ज्यादा, तो रिएक्टेंट क्या था, ज्यादा था, तो रेट स्टार्ट खूब तेजी से रिएक्शन स्टार्ट हुआ, वही बात है। चलिए अब ये बात समझ में आ गई सब बच्चों को मेरे। तो आर फॉरवर्ड इज इक्वल टू आर बैकवर्ड करेंगे तो बच्चों के फॉरवर्ड ए के पावर ए इज इक्वल टू के बैकवर्ड बी के पावर बी। ये तो बात क्लियर है बच्चे। और बच्चों के एफ अपॉन के बैकवर्ड इज इक्वल टू बी के पावर बी अपॉन ए के पावर ए। और मेरे प्यारे बच्चों इस के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड को के रेशियो को हम बोलते हैं के इक्विलिब्रियम, इसी को हम बोलते हैं के इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, तो हमारा जो के इक्विलिब्रियम होता है, के इक्विलिब्रियम वो क्या होता है, वो होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टू द पावर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसको x मान लो, और अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टू द पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये मान लो। इसी को बोलते हैं बच्चों लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। तो व्हाट इज लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहता है, ये कहता है कि जो रेशियो है, किसका रेशियो,
concentration of product of concentration of reactants, ठीक है, raised to the power their stoichiometric coefficient, ठीक है ना, stoichiometric coefficient स्मॉल मतलब शॉर्ट में दिया, अपॉन प्रोडक्ट ऑफ, मतलब प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन से है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे भी सेम चीज है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये जो रेशियो होता है, दिस रेशियो इज कांस्टेंट, दिस रेशियो इज कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम, कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इतनी बातें हमने समझा बेटा कि क्या होता है, किस तरह से हमने इस चीज को समझा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत शानदार बात। देखिए इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट बराबर होता है, ठीक है ना, और यहां पर क्या होता है, ये डायनेमिक होता है, चीजें बदलती रहती हैं, ये रिएक्शन रुकता नहीं है, रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, है ना, रिएक्शन इज नॉट स्टॉप्ड, बस क्या है, रेट दोनों का कन्वर्जन का क्या हो, बराबर हो गया है। कंसंट्रेशन बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं में दो बातें आती है, प्रोडक्ट का ज्यादा रिएक्टेंट का कम, और रिएक्टेंट का ज्यादा प्रोडक्ट का कम, ये सब हो सकता है, बातें हो सकती हैं, ठीक है बच्चों। इसको और अच्छे से समझ सकते हैं अगर मैं एक रिएक्शन दूं, AA प्लस BB इक्विलिब्रियम है CC और प्लस DD के, तो हम के इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं बच्चों बड़े शानदार तरीके से कि कंसंट्रेशन ऑफ C के पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D के पावर D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर A और कंसंट्रेशन ऑफ B के पावर B। ये बात हम बड़े आराम से लिख सकते हैं, यही हमारा क्या है, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम का हमारा ये कंसेप्ट है, जो हो गया, समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया, कंफर्म, सब क्लियर है, थम्स अप देना बच्चों, थम्स अप देना अगर समझ में आ गया तो, ठीक है ना। तो ये के इक्विलिब्रियम की बात हम कर ली, और ये कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। अब हमको पता है PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NRT पता है बच्चों, ठीक है ना, बोलो बच्चे, PV इक्वल टू NRT पता है कि नहीं पता है? अच्छा, P इक्वल टू क्या होता है, N/VRT, N/VRT होता है, आप जानते हैं, बोलो बच्चे, N/VRT होता है। तो अगर हम K, ये हमारा KC, इसको हम KC कहते हैं क्योंकि हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। अगर हम KP की बात करें यहां पर, तो क्या होगा, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू द पावर, सॉरी, पार्शियल प्रेशर ऑफ D, क्योंकि प्रोडक्ट है ना। अगर ये गैस हो जाते हैं, तो यहाँ पे जल्दीबाजी नहीं करता हूं, थोड़ा सा पेज चेंज करता हूं बच्चों, आप लोगों के लिए पेज चेंज करता हूं। ये बात थी कंसंट्रेशन के लिए थी, ये बात कंसंट्रेशन के लिए थी, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए ये बात थी बच्चों। अब हम क्या करेंगे, प्रेशर की बात करेंगे। अगर हमारे पास मान लो AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD है, और सब के सब क्या है बच्चों, गैस है, सब क्या है, गैस है, ये गैस है। तो क्या करोगे आप, तो हम KP डिफाइन करेंगे, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर के लिए, ओके। तो यहाँ पे जैसे वहां पे हम कंसंट्रेशन कह रहे थे, यहाँ पे हम प्रेशर कर लेंगे। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट्स, तो C का पार्शियल प्रेशर PC के पावर क्या, C, छोटा वाला C, ओके, इंटू PD पार्शियल प्रेशर ऑफ D के पावर स्मॉल d अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A के पावर स्मॉल a और पार्शियल प्रेशर ऑफ B के पावर स्मॉल b, ये बात कह देंगे। अब हम प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, जैसे हमारा PV इक्वल टू NRT होता है, PV इक्वल टू NRT होता है बच्चे, तो P इक्वल टू हम N/VRT कह सकते हैं, और N/V को कंसंट्रेशन से डिपेंड करते हैं, और C कह सकते हैं। तो P इक्वल टू CRT हो गया, जहां पे C क्या है, कंसंट्रेशन है, P N/V क्या होता है हमारा, मोल पर लीटर, ये हमारा मोल पर लीटर है, यही कंसंट्रेशन है, मोल पर लीटर है, यही हमारा क्या है, कंसंट्रेशन है, ठीक है बच्चे। तो अगर इसको लिख दो ऐसे, PC की जगह पे क्या लिख दो, क्या लिख दो बच्चे, अच्छा, इसके मोल्स जैसे N/V क्या क्या कांस्टेंट है, R कांस्टेंट होगा, T कांस्टेंट होगा, है ना बच्चों, R कांस्टेंट होगा, T कांस्टेंट होगा, ओके। और हमारा देखिए, ध्यान से समझिएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे,
पीसी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, पीसी की जगह पर एन सी बाई वी, एन सी बाई वी है ना, कॉन्सेंट्रेट यानी नंबर ऑफ मोल्स, सी के मोल्स, ओके, वो कांस्टेंट नहीं होंगे, वो बदलेंगे, ओके। और हमारा वी के आर टी, एन सी बाई वी आर टी के पावर क्या बच्चे, सी, ध्यान देना। और यहां पर एन डी बाई क्या, वी आर टी के पावर क्या बच्चे, डी, ओके। और क्या करेंगे बच्चे यहां पर, ध्यान से, हमारा क्या होगा बच्चे, देखो, एन ए अपॉन वी आर टी, ओके बच्चा। और ध्यान से, हमारा पीबी है तो पीबी के लीजिए पे एन बी अपॉन वी आर टी, ये कर दोगे और इसके पावर लिखोगे ए, इसके पावर लिखोगे बी, ठीक है बच्चों। अब देखिए, इसको आप जब कैलकुलेट सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा ये समझना है, ओके, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीवी इजिकल टू एनआरटी किया हमने, तो P इजिकल टू एन बाई वी आर टी आ गया। एन बाई वी क्या है, कंसंट्रेशन है, एन बाई वी क्या है बच्चे, कंसंट्रेशन है। तो हम क्या लिख दें यहाँ पे, समझना ध्यान से। अब एन बाई वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन सी लिख सकते हैं, सी आर टी लिख दिया, किसके, इसके पावर क्या लिख दिया हमने, सी लिख दिया, और इसको लिख दिया। और ये कंसंट्रेशन किसका है, सी का कंसंट्रेशन है, सी का कंसंट्रेशन। तो सी डी आर टी के पावर डी लिख दिया, अपॉन सी ए आर टी के पावर क्या लिख दिया बच्चों, ए लिख दिया, और आसान हो जाएगा। और यहां पर सी बी आर टी के पावर क्या लिख दिया, बी लिख दिया, ओके बच्चा, ठीक है ना। अब देखो यहां पे समझना ध्यान से, अब नेक्स्ट पेज पे आता हूं, वो समझिएगा बच्चे बात को ध्यान से। तो केपी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहां पर क्या है, सी सी आर टी के पावर सी, डी डी आर टी, सी डी आर टी, कंसंट्रेशन, हमको कंसंट्रेशन लिखना है तो कंसंट्रेशन लिखेंगे सी डी, सी सी मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सी, ओके। और यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ डी यानी सी ऑफ डी, कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी के पावर क्या, डी, फिर कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी के पावर क्या, ए, और कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी के पावर बी। इसको इज इक्वल टू क्या करोगे, देखो ध्यान से, सी के पावर, हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सी के पावर सी आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ सी के पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी के पावर, कंसंट्रेशन ऑफ डी के पावर डी, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर बी। अभी यहां पे थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और यहां पे आर टी है, आर टी के पावर क्या बच्चे, सी प्लस डी, और यहां पर आर टी के पावर ए प्लस बी। अब देखो ये जो कंसंट्रेशन सी के पावर सी, डी के पावर डी, ये सब है, यही क्या है हमारा, यही हमारा के सी है। इसको हम ऐसे, जो हम कंसंट्रेशन ऑफ सी, तो हम जिसे हम सी लिखे हैं तो सी के पावर सी इंटू यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ डी के पावर डी, ऐसे भी लिख सकते थे। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही होगी बच्चों तो इसको आप ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है ना बच्चे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे बी के पावर बी, तो मैंने जो लिखा है कंसंट्रेशन, उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आर टी, अब पावर जाएगा ऊपर की ओर तो क्या होगा, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, पूरा के इक्विलिब्रियम यानी के सी हो गया, और केपी है। तो केपी इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, के सी इंटू आर टी के पावर डेल्टा एन। अब डेल्टा एन क्या है समझिएगा, डेल्टा एन जो है बच्चे वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो क्योंकि डेल्टा एन क्या है, यहां पर डेल्टा एन क्या है, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, यानी जो हमारे क्या थे, प्रोडक्ट के जो मोल्स थे उनका सम माइनस हमारे जो रिएक्टेंट के मोल्स थे उनका सम। तो ये पूरा बच्चों आपका होता है क्या, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम में पूरा बता दिया आपको, केसी और केपी में रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिया। ये बहुत शानदार तरीके से हमने इसको किया। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम हमने सीखा, हमने स्टार्टिंग से ही क्या सीखा, केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पूरा डिस्कशन किया हमने, केमिकल इक्विलिब्रियम किस तरह से समझते हैं ये हमने देखा, और बहुत कायदे से इन चीजों को समझा बच्चों। तो क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है अच्छे से? अगर समझ में आ रही है तो थम्स अप जरूर दीजिएगा बच्चों, थम्स अप, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो मैं N2 प्लस 3H2
गिव्स 2NH3 लिखता हूं। अगर हम Kc की बात करें तो कहेंगे NH3 के पावर, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 के पावर C मतलब गलती से C लिख दिया, वो 2 होगा क्योंकि इसके पावर 2, क्योंकि स्टॉकियोमेट्री क्या है उसकी 2 है, तो यहां लिख दो 2 और अपॉन N2 और H2 के पावर 3। ये आप हो गया Kc। यही आप Kp लिखते हैं, Kp तो Kp Kc इंटू RT के पावर डेल्टा N, ये होता है। तो Kc जो है ये तो वैल्यू है ही, जो अगर निकाल सकते हो तो निकाल लो, तो निकाल लेंगे, तो यहाँ पे Kc लिख देंगे और RT की वैल्यू रखेंगे अकॉर्डिंगली, और डेल्टा N यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ से डेल्टा N क्या होगा, डेल्टा N तो प्रोडक्ट का मोल 2 है और रिएक्टेंट के मोल 4 है ना, तो यहाँ पे कितना का -2 आ जाएगा, पावर -2, RT के पावर -2। ये बात समझना बेटा, ठीक है ना। तो Kc यहाँ पे Kp इज इक्वल टू Kc इंटू डेल्टा इंटू RT के पावर -2, ये हमारा Kp और Kc में रिलेशन यहाँ पे इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। या अगर पार्शियल प्रेशर दिया हो तो क्या कहोगे, NH3 का पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 के पावर क्या 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या N2, ठीक है, इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या H2, N2 के पावर कुछ नहीं और H2 के पावर 3 करोगे बच्चे। और बच्चे एक चीज बहुत ध्यान से समझना, ध्यान से, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज पार्शियल प्रेशर, तो ये सब पार्शियल प्रेशर है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है ये समझ लीजिए ध्यान से। पार्शियल प्रेशर, तो डाल्टन ने कहा था पार्शियल प्रेशर क्या होता है, देखो मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, मान लीजिए गैस है तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इंटू पी टोटल, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे Kp इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, मोल फ्रैक्शन, अगर NH3 मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 इंटू पी टोटल के पावर क्या 2, ये बात ध्यान रखना। और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, ठीक है, इंटू पी टोटल और इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इंटू पी टोटल के पावर क्या 3। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है और अक्सर आप लोग गलती कर जाते हो, ये बहुत शानदार बात है, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझिएगा। देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, मैंने आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन अब तक जो दिया है, ये चीजों को आप थोड़ा सा इसको डाइजेस्ट कीजिए और इसको समझिए, इस पे क्वेश्चन लगाइए। यहां तक मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूं, चीजें देख लीजिए, एक बार समराइज करता हूं आपके लिए। देखिए हमने केमिकल इक्विलिब्रियम शुरू किया, मैंने बताया कि केमिकल इक्विलिब्रियम में हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं और स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है वो हम लोग क्या होता है, फिजिकल इक्विलिब्रियम जो हम बात करते हैं उसकी होती है। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। फिर हमने बताया कि रेट ऑफ रिएक्ट, जब हमारे इनिशियल, ये क्या है इनिशियली क्या है, प्रोडक्ट जो 0 है तो इसका रेट एकदम बहुत थोड़ा सा, इससे भी कम कर सकते हो, इससे भी छोटा सा और कम कर सकते हो, अभी बना ही नहीं है ही नहीं, टेंडिंग टू जीरो, अभी 0 है, प्रोडक्ट का जो है बैकवर्ड रिएक्शन एकदम 0 है। लेकिन इक्विलिब्रियम पर, टी इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या होता है, एक बराबर का रिलेशन एस्टैब्लिश, बराबर का एक प्रतिस्पर्धा हो गई। तो एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कांस्टेंट, में बी इक्वल हो भी सकता है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको ग्राफ दिखाया, यहां पर 3 ग्राफ दिखे, ग्राफ 1, ग्राफ 2 और ग्राफ 3। ग्राफ 1 में जो हमारा प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन रिएक्टेंट से कम है, यानी हार्डली प्रोसीड कर रहा है। ग्राफ 2 में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है रिएक्टेंट से, यानी ये क्या हो रहा है, बहुत एक्सेलेंटली प्रोसीड कर रहा है। और ग्राफ 3 में प्रोडक्ट का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बराबर है और ये सफिशिएंटली प्रोसीड कर रहा है। इसके लिए जो हमारा के की वैल्यू है, जो हमारा के इक्विलिब्रियम की वैल्यू होगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी। बहुत ज्यादा वैल्यू होगी तो एक्सेलेंटली, मॉडरेट होगी तो सफिशिएंटली, और अगर क्या होगा बच्चे, बहुत कम होगा तो क्या होगा, वो हार्डली प्रोसीड करेगा, ठीक है। तो जरा एक सेकेंड, बैटरी जो है लो हो गई है, जरा मैं चार्जिंग पे लगा दूं बेटा, 10 सेकेंड दीजिए मुझे।
ये हो गया बच्चे। अब देखो, हाँ, फिर हमने होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन की बात कही। होमोजीनियस सॉल्यूशन जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या हों, फेज सेम, एक ही फेज, जैसे गैस गैस और गैस हो गया। और हेटेरोजीनियस हो गया हमारा हेटेरोजीनियस रिएक्शन जिसमें सॉलिड और सॉलिड भी है, सॉलिड है, सॉलिड है और यहाँ पे गैस है, तो अलग अलग फेज होंगे तो हेटेरोजीनियस कहेंगे। फिर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की बात हमने किया। एक्सोथर्मिक में क्या होता है हमारा डेल्टा एच, यानी वो हीट रिलीज करता है, हीट रिलीज करेगा तो फाइनल कम हो जाएगा और इनिशियल ज्यादा होगा, है ना बच्चे। इसलिए ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और ये ग्राफ से हमने सीखा इस चीज को कि रिएक्टेंट का हीट और प्रोडक्ट का हीट में डिफरेंस है। प्रोडक्ट का हीट क्या होगा, कम हो गया है, इसलिए डेल्टा एच निगेटिव आता है। यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होता है, फाइनल जो है ज्यादा आता है, इनिशियल कम होता है, इसलिए डेल्टा एच पॉजिटिव आता है। और यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट ने हीट एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट का जो है वो हीट ऊपर चला गया है, रिएक्टेंट से ज्यादा चला गया है, ठीक है, तो इसलिए एच पॉजिटिव आता है। तो हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात किया। एक्टिव मास क्या होता है, एक्टिव मास किसी चीज का होता है बेटा, उसका कंसंट्रेशन यानी उसका मोल पर लीटर, ओके। और एक्टिव मास को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया मोल पर लीटर से। और यहाँ पर हमने लॉ ऑफ मास एक्शन या लॉ ऑफ एक्टिव मास की बात किया, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात करता है। फिर यहाँ पे लॉ को हम और अच्छे से समझे, लॉ ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में समझा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या था बच्चा, कि रिएक्टेंट का जो है चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। और चेंज जो होगा क्योंकि रिएक्टेंट कम हो रहा है इसलिए डेल्टा आर निगेटिव आएगा, इसलिए पहले से वहां पे साइन निगेटिव लगा के रखते हैं, जो कि ये इंडिकेट करता है कि भाई इसका कंसंट्रेशन कम हो रहा है। और फिर चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, ये रेट होता है। और आर से प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है तो बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेज़ टू द पावर सम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ पे फिर हमने यहाँ पे एक ए और बी यहाँ पे लिया, और हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में बताया और बताया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो ए के पावर ए, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बी के पावर बी होगा। तो आर फॉरवर्ड इज इक्वल टू के फॉरवर्ड इंटू ए के पावर ए, और आर बैकवर्ड इज इक्वल टू के बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर बी, ठीक है ना। और ये दोनों इक्विलिब्रियम पर क्या होंगे, बराबर होंगे। रेट जो है हमेशा बराबर होगा, इसलिए मैंने बताया कि रेट के लिए हम जो है यही ग्राफ हमेशा यूज करेंगे, हमेशा, ठीक है बच्चों। और जो हम इसको के एफ अपॉन के बी करते हैं, के एफ अपॉन के बी, ये एक के इक्विलिब्रियम कहलाता है, इसी को हम के सी लिखते हैं। और के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पावर एक्स, जो कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पावर वाई, जो कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स है। फिर हमने लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम की बात किया। तो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज़्ड टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट रेज़्ड टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं क्या, रेट, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। और ये रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है एट इक्विलिब्रियम, इसी को हम लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं बच्चों। फिर हमने एक एग्जांपल लिया ए बी बी वाला इज इक्वल टू सी सी डी डी वाला, जहाँ पे के इक्विलिब्रियम की बात किया, जहाँ पे सी के पावर सी, डी के पावर डी, ए के पावर ए, बी के पावर बी है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है यहाँ पर, ठीक है बच्चे। और हमने यहाँ पर इसको लिख लिया, ये के सी, इसको के सी मान लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि अगर ये गैस होते तो क्या करते, ठीक है ना, गैस होते तब क्या करते, ये जो एन सी बाई वी है, ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सी है, और ये क्या है, एन डी बाई डी है जो कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन ऑफ ए है, ये कंसंट्रेशन ऑफ बी है। तो यहाँ जो सी सी लिखे हैं, यहाँ पे आप कंसंट्रेशन लिख सकते थे, ठीक है ना, तो कंसंट्रेशन लिख सकते थे। तो यहाँ पे मैंने कंसंट्रेशन लिख दिया है, यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आएगा। ये पूरा पार्ट क्या करेगा, आप स्किप कर दीजिएगा, थोड़ा सा ये स्किप कर दीजिएगा, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो गया। और के अब यहाँ से के पी इज इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी के पास सी, डी के पावर डी, ए के पावर ए, बी के पावर बी, और आर टी के पास यहाँ पे सी प्लस डी और माइनस यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सी ऐसे हम लिख सकते थे, ठीक ना, कंसंट्रेशन ऑफ सी के पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी के पावर डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर ए, और कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर बी, ये हम ऐसे कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। और आर टी जो है पावर सी प्लस डी हो गया, क्योंकि यहाँ पे आर टी के पावर सी, आर टी के पावर डी, तो आर टी के पावर सी प्लस डी, और आर टी के पावर ए और आर टी के पावर बी इंटू है, सब मल्टीप्लाई है, तो आर टी के पावर ए प्लस बी। जब कोई चीज मल्टीप्लाई होती है तो उसके पावर्स जो है वो ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये हो गया। तो के पी इज इक्वल टू क्या होगा, के सी, ये वैल्यू क्या है, के सी की है, आर टी के पावर डेल्टा एन, जहाँ पे डेल्टा एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, जिसका मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया। ये तीनों के तीनों क्या है, गैस है, ये यहाँ पे गैस है। और हमने यहाँ पे देखा कि भाई केसी अगर लिखना हो तो केसी ऐसे लिखेंगे,
ठीक है ना। NH3 के पावर कंसंट्रेशन की पावर 2, N2 के पावर 1 है क्योंकि यहाँ पे 1 है, और H2 के पावर 3 ये लिखेंगे। लेकिन जब हमको Kp लिखना होगा तो Kp हम क्या लिखेंगे, डेल्टा N यहाँ पे क्या आ जाएगा Kp, जब प्रोडक्ट 2 मोल है और रिएक्टेंट 3 + 1 यहाँ पे 1 है तो 4 मोल है, तो 2 माइनस 4 करोगे कितना आएगा, -2 आएगा। तो यहाँ पे हमने -2 लिख दिया है, ठीक है। या आप पार्शियल प्रेशर के टर्म में भी बात कर सकते थे। पार्शियल प्रेशर के टर्म में बात करोगे तो ऐसे कहोगे कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इनटू पी टोटल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 इनटू पी टोटल के पावर 2, क्योंकि यहाँ पे क्या था, पावर 2 था। अब देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 के पावर 2 और अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 के पावर 1 और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 के पावर 3 ये था। तो पार्शियल प्रेशर की जगह क्या लिख सकते हैं हम बच्चों, मोल्स ऑफ NH3 इंटू पी टोटल अपॉन 2, मोल्स ऑफ N2 इंटू पी टोटल अपॉन 1 पावर 1, और यहाँ पे मोल्स ऑफ H2 इंटू पी टोटल अपॉन पावर 3। ये बहुत शानदार चीज है। मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से यहाँ तक का केमिकल इक्विलिब्रियम समझ में आया होगा। ये केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट 1 था बच्चों। पार्ट 2 में हम इसके बारे में पूरा डिटेल और पढ़ेंगे, और उसमें हम लोग क्वेश्चन लाके पार्ट 3 में हम लोग क्वेश्चन लाएंगे, न्यूमेरिकल लाएंगे और खत्म करेंगे। तो बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आया। मैं अभिषेक मिश्रा आपका अनअकैडमी के चैनल पर जबरदस्त तरीके से स्वागत करता हूं, और हमेशा आपको इनकरेज करता हूं कि आप क्वालिटी एजुकेशन की तरफ ध्यान दीजिए, क्वालिटी कंटेंट की तरफ ध्यान दीजिए। जो टीचर आपको क्वालिटी कंटेंट दे रहा हो, आपके साथ लगातार आपका फुल टाइम एजुकेटर हो, उसके साथ जुड़िए और अपने आप को उसके साथ जोड़ करके अपने मंजिल को पाइए, ठीक है। और अनअकैडमी जो इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए हम और आप जुड़े हुए हैं, उसको आप सपोर्ट भी करिए और सब्सक्रिप्शन लीजिए अनअकैडमी का। वो सब्सक्रिप्शन आपको इतना ज्यादा आपकी क्वालिटी को इनहैंस कर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते होंगे कि अगर बाद में शायद सोचोगे कि मैंने लिया तो कितना अच्छा हुआ। तो अभी क्या है, आप खुद लीजिए। अगर आप लोग मान लीजिए 1-2 फ्रेंड्स हैं, तो वो 2 फ्रेंड्स भी अगर मान लीजिए कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, कि उसको उतना फी नहीं कर पा रहा है, तो आप एक फ्रेंड के साथ मिलकर के उसको दे लीजिए और साथ में मिलकर के दोनों लोग स्टडी कर लीजिए। बहुत शानदार चीज है बच्चों, और इस पे काम कीजिए और जुड़िए केमिस्ट्री 101 चैनल से। उसको सब्सक्राइब कीजिए, केमिस्ट्री 101 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिस पे आप देख रहे हैं, और टेलीग्राम से जुड़िए केमिस्ट्री 101 के। उस टेलीग्राम पे मैं पूरा नोटिफिकेशन देता हूं, और मेरे स्पेशल क्लास जो अनअकैडमी का मेरा प्लेटफॉर्म है, स्पेशल क्लास जो मैं फ्री में वहां पे देता हूं, वहां पे आइए और देखिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे कितना शानदार स्टडी करते हैं हम लोग। वहां पे भी हम लोग क्लासेस करेंगे अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस में। तो वहां पे जाके मुझे फॉलो करो बच्चों, अभिषेक मिश्रा के नाम से वहां पे मैं अवेलेबल हूंगा। मुझे फॉलो करो, मुझे सपोर्ट करो, हम लोग खूब आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और हम केमिस्ट्री के केमिकल इक्विलिब्रियम के जो मेरा अगला टॉपिक होगा उस पर हम जल्द से जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा और हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ एंड स्टे गुड। थैंक यू वेरी मच बच्चों।